हेलो स्टूडेंट। आई होप आप लोग अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन ठीक तरीके से कर रहे होंगे और मोस्ट ऑफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम जो कि 26 तारीख को होगा। मैं उन स्टूडेंट से बात कर रहा हूं जो स्टेम डोमेन में एडमिशन लेना चाहते हैं और अभी उन्होंने क्लास 8 पास किया है और अब वो क्लास 9 में एसओएसी में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो स्टेम डोमेन में एडमिशन लेना चाहते हैं। So today in this video we will talk about the science, all the important topics, and I'll give you important notes in the science subject. So let's get started. So first of all, let's start with the chapter 10. रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस करना हमें बहुत जरूरी है बिफोर एग्जामिनेशन। सो सबसे पहले है एडोलेसेंस। What is adolescence? It is the time period when body undergoes changes to reach reproductive maturity is known as adolescence. So अगर आपको adolescence पता था ऑलरेडी और आपको एक अच्छा डेफिनेशन नहीं पता था उसका, तो आप यहाँ से उसका एक अच्छा डेफिनेशन देख सकते हो, इसके नोट्स बना सकते हो, आप इसको लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि एमसीक्यू में आपके पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज एडोलेसेंस एंड या फिर ये जो डेफिनेशन है, लेट मी गेट अ हाइलाइटर। ये जो डेफिनेशन है ये ऊपर लिखा रहेगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, और नीचे एडोलेसेंस और फिर ए बी सी डी में एडोलेसेंस कुछ और कुछ और कुछ और ऐसे चार ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको उस पर टिक करना होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता होना चाहिए। एंड एडोलेसेंस बिगिंस एट द एज ऑफ 10 और 11। एडोलेसेंस की जो एज होती है वो 10 या 11 वर्ष में स्टार्ट हो जाती है एंड लास्ट टिल अबाउट 18 और 19 ईयर ऑफ एज। एंड नाउ वी हैव puberty. The various changes that occurs in the body during adolescence marks the onset of puberty. Puberty एक जो जो बच्चे होते हैं 10-11 साल के बाद वाले और 18-19 साल के बीच में, जो उनके बॉडी में चेंजेस आती है एडोलेसेंस की वजह से, उसको उन चेंजेस को प्यूबर्टी कहा जाता है। एंड नाउ you can ask me like what kind of changes takes place during puberty. So there are various changes that occurs uh, in the body of girl and boy during puberty. And that is the first one is sudden increase in height. उनकी हाइट बढ़नी एकदम से स्टार्ट हो जाती है। गर्ल्स ग्रोज फास्टर देन बॉयज इनिशियली बट बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट बाय द एज ऑफ 18 ईयर। जो गर्ल्स होती हैं शुरुआत में जब वो 10-11 वर्ष की होती हैं, तो 12 साल भी हो सकते हैं, 13 साल भी हो सकते हैं किसी के प्यूबर्टी स्टार्ट होने में, एडोलेसेंस एज स्टार्ट होने में, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब वो स्टार्ट करते हैं तो जो जो गर्ल्स होती हैं दे ग्रो फास्टर देन बॉयज इनिशियली, लेकिन एट द एंड लाइक 16-17 ईयर्स की एज में उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है गर्ल्स की, और एंड जो बॉयज होते हैं उनकी ग्रोथ फास्टर हो जाती है एडोलेसेंस के लेटर स्टेज में। तो जो एट द एंड ऑफ 18 ईयर जब वो 18 साल के हो जाते हैं तो वो मैक्सिमम हाइट पे अपनी पहुंच जाते हैं, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे वो बॉयज हों। नाउ द सेकेंड चेंज यूजुअली सीन इन द बॉडी ऑफ boys and girls during the puberty is बॉडी शेप। उनकी बॉडी की जो शेप होती है उसमें बहुत सारे चेंजेस आने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल बॉयज जो होते हैं, बॉयज डेवलप ब्रॉडर शोल्डर्स, वाइडर चेस्ट, प्रोमिनेंट मसल्स। So these are kind of changes that usually seen in the boys, and the kind of changes that we usually see in the girls are in girls the region below the waist become wider। जो उनकी जो कमर के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, हिप होते हैं, वो वाइडर होने लग जाते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। एंड आफ्टर दैट वी हैव चेंज इन द वॉइस पैटर्न। वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स, जो वॉइस बॉक्स होती है गले में और लैरिंग्स जो होती है, इट स्टार्ट ग्रोइंग ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी के टाइम पे ग्रो करना स्टार्ट कर देती है फास्टर रेट पे। एंड इट प्रोट्रूड्स प्रोट्रूड्स इन मेल्स इन द नेक रीजन एंड इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। जो
आप में से कई सारे आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनके आपने देखा होगा गर्दन जो गले में होता है एक थोड़ी सी हड्डी सी निकल जाती है, तो उसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। वो एक्चुअल में वॉइस बॉक्स होती है, तो वो एकदम से ग्रो करना स्टार्ट कर देती है और गर्दन उस हिसाब से मोटी नहीं होती, तो वो एकदम से ऐसे दिखने लग जाती है बाहर की तरफ, तो उसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। दैट्स वेरी नॉर्मल, उसमें कोई वरी करने की बात नहीं होती, एकदम नॉर्मली है वो, बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बॉयज डेवलप डीप लो पिच्ड वॉइस। जो बॉयज की जो वॉइस में चेंजेस आती हैं वो एकदम लो पिच्ड यानी कि थोड़े मोटी आवाज होने लग जाती है बॉयज की। वाइल गर्ल्स डेवलप हाई पिच वॉइस, जो गर्ल्स होती हैं उनकी हाई पिच थोड़ी पतली सी तीखी आवाज होने लग जाती है। नाउ the next changes we usually see in the boys and girls during puberty is change in activity of sweat and sebaceous gland। जो sebaceous glands होते हैं और जो पसीने आने की जो एक्टिविटी होती है, मतलब कि इस एज में आपके ज्यादा पसीने आते हैं प्यूबर्टी की एज में। प्रोडक्शन ऑफ मोर स्वेट, द ऑयली सिक्रीशन फ्रॉम sebaceous gland increases। इसकी वजह से दाने वगैरह भी आने लग जाते हैं टीन एज में। आपने देखा होगा आपके कई सारे फ्रेंड्स के चेहरे पे थोड़े आ, दाने या फिर मुहासे आ रखे होंगे, उनके पिंपल्स निकलने लग जाते हैं। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ ऑयली सिक्रेशन फ्रॉम सेबेसियस ग्लैंड। तो ये जो ऑयल सिक्रीट होता है चेहरे पे सेबेसियस ग्लैंड में जो ये बनता है, उसके बाद ये सिक्रीट होते हैं, और जिसकी वजह से अगर इसकी साफ सफाई ठीक तरीके से ना रखें तो इट विल accumulate और देयर विल बी accumulation of oil and bacterial action which lead to acne problem in teenagers, as I told you before. Now, the next change that occurs in boys and girls during puberty age is changes in sex organs. टेस्टिस एंड पीनस डेवलप completely in boys। जो boys होते हैं उनके जो टेस्टिस होते हैं एंड जो पीनस होते हैं वो completely डेवलप हो जाते हैं इस एज में। बाय द एंड ऑफ 18 years टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स, स्पर्म्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं टेस्टिस। एंड इन केस ऑफ फीमेल्स ओवरीज डेवलप्ड कंप्लीटली, जो ओवरीज होती है वो कंप्लीटली डेवलप कर देती है। एंड इट ऑल्सो स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग एग्स इन द गर्ल्स। Now the next change, which is change in intellectual level, the learning capacity of brain increases। जो ब्रेन की लर्निंग कैपेसिटी होती है, किसी भी चीज को पढ़ने की जो क्षमता होती है वो एकदम से इंक्रीज हो जाती है इस प्यूबर्टी एज में। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है इस एडोलेसेंस एज में ये एकदम से डेवलप करती है। सो दीज आर सम ऑफ द चेंजेस विच अकर्स। तो आप इनके ये नोट्स बना सकते हो, बाकी एक्सप्लेनेशन तो आप खुद ही कर दोगे। लाइक सडन इंक्रीज इन हाइट, तो ऑब्वियसली आप इसमें कुछ ना कुछ लिख सकते हो। तो इसके आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट आर द चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग पुबर्टी। इसमें से एक आधा ऑप्शन दिया रहेगा और बाकी के कुछ गलत ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको उसको चूज करना होगा असली वाले को जो सही होंगे। तो आप एक बार ही नजर मार लो इस पे। ये जो हेडिंग में है इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये वाले ये वाले ये वाले, सडन इंक्रीज इन हाइट, चेंज इन बॉडी शेप एंड ऑल दैट। तो इनको आप लिख सकते हो। अपने पर्सनल नोट्स जरूर से जरूर बनाना आप। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जो प्यूबर्टी एज होती है एडोलेसेंस की, उसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं बॉयज में और गर्ल्स में वो क्या क्या होते हैं वो देखते हैं अब हम। अपीयरेंस ऑफ मस्टेक एंड बियर्ड। जो बॉयज होते हैं उनके अंदर हल्की हल्की मूछें आने स्टार्ट हो जाती है, हल्की हल्की दाढ़ी आनी स्टार्ट हो जाती है। आपके भी कई सारे जो जो फ्रेंड्स होंगे उनके भी मूछें, कई ऐसे भी होंगे जिनके कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ही साफ होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिसकी बहुत सारी आ रखी होगी। तो वो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, हर एक इंसान का अलग होता है ग्रोथ। तो दैट्स वेरी नॉर्मल, आपको कुछ कुछ भी वरी करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब नॉर्मल है। और जो अपीयरेंस है, किसी की जल्दी आती है मूछ दाढ़ी और किसी की थोड़ी सी लेट हो जाती है। तो आपने देखा होगा आपके कुछ फ्रेंड्स के मिस्टेक्स एंड बियर्ड्स आ रखे होंगे।
अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन चेस्ट, किसी के तो चेस्ट पे भी हेयर आ रखे होंगे। ग्रोथ ऑफ हेयर इन जेनिटल एरियाज एंड अदर पार्ट ऑफ द स्किन, जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं और जो आपके बगल के भी, मतलब कि बगल के भी बाल आने स्टार्ट हो रहे होंगे किसी किसी के, और आपके प्राइवेट पार्ट पे भी बाल आने स्टार्ट हो गए होंगे। एंड इफ वी टॉक अबाउट इन गर्ल्स, देन इट देयर इज इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज। Okay. Okay, so now let's talk about the development of secondary sexual characters. Uh, there are certain secondary sexual characters in boys as well as in girls. So the first one is appearance of mustache and beard. जो boys होते हैं उनके अंदर इस प्यूबर्टी की एज में मुस्टेक्स और बियर्ड आने स्टार्ट हो जाते हैं. There is also appearance of hairs on chest as well as growth of hair in genital areas and other parts of the skins. And in case of girls, there is also an increase in breast size. And after that, we have a growth of hair in the pubic region. So these are the changes that boys and girls experience in their puberty age. And after that, we have hormones. What is this hormones? Hormones होते क्या हैं? Hormones is actually our chemical secretion that brings about various changes in the body. हॉर्मोन्स एक केमिकल सिक्रीट होता है, सिक्रीट यानी कि निकलना. तो हॉर्मोन्स जो होते हैं ये केमिकल, एक तरीके का केमिकल होता है हमारी बॉडी जो रिलीज करती है, जिसकी वजह से ये सारे जो चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी एज में, ये जितने भी चेंजेस हैं ये हॉर्मोन्स की वजह से होते हैं. दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड. जो हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो, उसमें से हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं, वो हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं. दिस ग्लैंड्स रिलीज हॉर्मोन्स इनटू ब्लड टू रीच स्पेसिफिक टारगेट साइट्स. ये जो हॉर्मोन्स होते हैं इसको डायरेक्टली ब्लड में रिलीज किया जाता है, और ये जो ब्लड होते हैं ये हमारे बॉडी पार्ट जो होते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट की ओर जाने में टारगेट साइट जो होता है. फॉर एग्जांपल अगर किसी की मुस्टैच और बियर्ड आना है तो उसको एंडोक्राइन में वो हार्मोन रिलीज होता है. एंड आफ्टर दैट ब्लड के थ्रू ये हमारे होठ या फिर ये चिन के पास आता है वो हार्मोन्स. एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द मुस्टैच एंड बियर्ड्स. तो इस तरीके से जो टारगेट साइट होती है वहां तक वो हार्मोन पहुंचता है ब्लड के थ्रू. प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड. जो हार्मोन्स होते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में होते हैं कि लाइक कितना हार्मोन प्रोड्यूस करना है कितना नहीं करना है, मतलब इस चीज को कंट्रोल करता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्स हार्मोन्स. मेल सेक्स हार्मोन्स इज टेस्टोस्टेरोन. जो मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो कि फीमेल में नहीं पाए जाते वो होते हैं टेस्टोस्टेरोन. इट इज प्रोड्यूस बाय टेस्टिस ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. जब प्यूबर्टी आती है तो ये टेस्टिस में प्रोड्यूस किए जाते हैं. फीमेल सेक्स हार्मोन इज कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज. नॉन सेक्स हार्मोन्स, अब कुछ हमारी बॉडी में ऐसे भी होते हैं जो कि नॉन सेक्स हार्मोन्स होते हैं. फॉर एग्जांपल थायरोक्सिन, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी. जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होती है, जितने भी प्रोसेस होते हैं उसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है. फॉर एग्जांपल डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेटरी, इन चीज़ों को मिला के मेटाबॉलिज्म कहा जाता है. तो इस चीज़ को रेगुलेट करने का काम जो होता है ये थायरोक्सिन हॉर्मोन्स का होता है, और जो कि थायराइड ग्लैंड द्वारा बनाया जाता है. इट मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल. हमारी बॉडी में जो शुगर लेवल होता है ब्लड के अंदर उसको भी मेंटेन करने का काम करता है ये थायरोक्सिन. डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन रिजल्ट्स इन डायबिटीज. और जिन लोगों के अंदर जो जब एज ज़्यादा हो जाती है तो ये थायराइड ग्लैंड जो होता है उनका वो ठीक तरीके से काम नहीं करता और थायरोक्सिन रिलीज नहीं करता ठीक तरीके से जितना अमाउंट में उसकी बॉडी को ज़रूरत होती है, और जिसकी वजह से उनको डायबिटीज जैसी समस्याएं देखने को मिलती है. एंड आफ्टर दैट वी हैव अनदर
non-sexual hormone adrenaline. It is secreted by adrenal gland, and it helps the body to adjust various stress conditions. And after we have growth hormone, it is secreted by pituitary gland itself, which is also called master of all the glands because it controls all the secretion of hormones. It is required for proper body growth. जो proper body growth होती है उसको maintain करता है ये pituitary gland से निकलने वाले growth hormones. Now let's talk about what exactly is the role of hormones in other animal. जो जितने भी insect होते हैं या फिर और भी अलग अलग तरह के animals होते हैं उनके अंदर hormones का क्या role होता है. So the first one we have is insect hormone. Ecdysone is an insect hormone that causes metamorphosis in insect. जो metamorphosis होता है process होता है insect के अंदर वो ecdysone नाम का जो hormone होता है सॉरी ये जो ecdysone नाम का जो insect होता है उसके अंदर insect hormone release होने से उनके अंदर metamorphosis होता है. And after that we have thyroxine. Thyroxine is produced by thyroid gland and that plays an important role in metamorphosis of tadpoles into adults. तो जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर भी थायरोक्सिन रिलीज होती है और उनके अंदर भी थायराइड ग्लैंड होता है जिसकी वजह से मेटामॉर्फोसिस होता है. मेटामॉर्फोसिस इज काइंड ऑफ प्रोसेस फ्रॉम बिकमिंग अ टैडपोल टू एडल्ट. रिप्रोडक्टिव फेसेस इन ह्यूमन. जो ह्यूमन्स हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है ये किस किस फेसेस में होता है उसको इसके हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसके बारे में. इन मेल्स द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नोट दैट कि जो मेल होते हैं उनके अंदर जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है ये थ्रू आउट द लाइफ रहता है. जो बुढ़े लोग होते हैं जिनकी एज 60-70 तक जाती है उनके अंदर भी प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म होता रहता है. Whereas in females the reproductive phase start from 10 to 12 year of age जब उनकी puberty start होती है and जो eggs होते हैं वो produce होने start हो जाते हैं and it continues till 45 to 50 year of age. The female reproductive tract undergoes series of cyclic changes called menstrual cycle which is of 28 to 30 days. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होते हैं वो एक मतलब एक साइकिल की तरह होता है उनका. एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं उसको जो कि 28 से 30 दिन का होता है. एंड वन ओवम इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग वन साइकिल. ये जो 28 से 30 दिन का साइकिल होता है इसमें सिर्फ एक ओवम प्रोड्यूस किया जाता है उनकी बॉडी के द्वारा. एंड द वॉल ऑफ देयर यूट्रस बिकम थिक टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग. जो यूट्रस की वॉल होती है वो थिक होने लग जाती है धीरे धीरे करके so that they can receive fertilized egg. And if pregnancy does not occur like there is a बहुत सारे जो बच्चे होते हैं like 13 14 15 16 year age 17 18 जो भी होते हैं नॉन मैरिड जो होते हैं वो उनका obviously रिप्रोडक्शन नहीं होता उनका. So in that case the pregnancy also does not occur. And the unfertilized egg जो होते हैं तो obviously जब उनका जब अगर वो सेक्स नहीं करेंगे तो obviously उनका जो एग होगा वो फर्टिलाइज नहीं होगा. तो जो एग होंगे वो अनफर्टिलाइज्ड होंगे. एंड यूटेरस लाइनिंग आर शेड ऑफ तो विच रिजल्ट इन ब्लीडिंग एंड कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. ये जो मेंस्ट्रुएशन होता है ये आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो इसको. व्हाट इज menstruation की definition है ये. If pregnancy does not occur, the unfertilized egg and uterus lining are shed off, which result in bleeding and called menstruation. The first menstrual flow in a female is called menarche. menarche क्या है? एक छोटा सा आ सकता है आपका एक क्वेश्चन कि menarche क्या होता है. मतलब कि ऐसे ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है. फर्स्ट menstrual flow in a female is called and after that you will be given with 4 option and one of them will be menarche. So उन पे से menopause भी हो सकता है. So you don't have to confuse between menarche and menopause. तो आपने सही ऑप्शन पे टिक करना है. Stoppage of menstruation in female is called menopause. So you have got the difference between menarche and menopause.
What is the difference between menarche and menopause? Menarche is the first menstrual flow in a female, whereas the stoppage of menstruation in female is called menopause. Now let's move to the next topic, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बेबीज. जो बेबीज होती हैं उनके अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किस तरीके से होता है. इन ह्यूमन टू क्रोमोसोम्स कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स. जो दो तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं आर प्रेजेंट अलॉन्ग विद अदर पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड ऑटोसोम्स. तो मतलब कि बहुत सारे ऑटोसोम्स होते हैं, अराउंड 43 45 ऐसा कुछ होता है. तो उसमें से दो तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं. सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड आर टू टाइप्स, एक्स एंड वाई. Females have two X chromosomes, XX, while males have one chromosome, X and one Y chromosome. जो फीमेल होते हैं उनके अंदर एक ही तरीके का क्रोमोसोम पाया जाता है, दैट इज X क्रोमोसोम्स. वाइल जो मेल होते हैं उनके अंदर दो तरीके के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, X एंड Y. ये जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल प्रेजेंट पेरेंट डिसाइड द सेक्स ऑफ चाइल्ड. जो कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू नो कि जो बेबी होता है उसका सेक्स मेल होगा कि फीमेल होगा, वो किसके क्रोमोसोम के द्वारा डिसाइड किया जाता है. देन ऑब्वियसली जो मेल पेरेंट होते हैं उनके सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं उसके कारण डिसाइड किया जाता है कि बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा. Let's see how does it happen. When a sperm with X chromosome fuses with an egg containing X chromosome, यानी कि जो स्पर्म होता है उसके जो X क्रोमोसोम है वो एग में तो ऑब्वियसली X क्रोमोसोम ही होते हैं. तो अगर स्पर्म में से X क्रोमोसोम फर्टिलाइज होता है देन इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अ फीमेल चाइल्ड. यानी कि एक्स से गर्ल फीमेल बेबी बोर्न होती है. Whereas when a sperm with Y chromosome fuses with X chromosome of an egg, it leads to the development of male child. यानी कि जो फीमेल पेरेंट होती है उनका X प्लस जो मेल पेरेंट होते हैं उनका Y क्रोमोसोम, इससे मिलके जो जो बेबी बोर्न होता है वो मेल चाइल्ड होता है. नाउ reproductive health. Adolescents should have a balanced diet with right proportion of various body nutrients. अगर आप एक एडोलेसेंट, ऑब्वियसली अब अभी आप 8 9 में हो तो आप एक एडोलेसेंट एज में आ चुके हो, तो आपको एक बैलेंस डाइट लेने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी आप जितनी डाइट लोगे उतनी ग्रोथ होगी आपकी बॉडी में अच्छे तरीके से. आपको वेरियस बॉडी न्यूट्रिएंट्स राइट प्रोपोर्शन में लेने हैं. दे शुड मेंटेन क्लीननेस टू प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे स्वेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है आपकी बॉडी में, और आपकी बॉडी में कई तरह के चेंजेस आने लग जाते हैं. अभी हमने बात किया था एक सेबेसियस ग्लैंड होता है जिससे कि ऑयल सिक्रीट होता है. तो उन चीज़ों को ठीक तरीके से अगर आप क्लीन नहीं रखोगे देन यू विल गेट सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑन योर बॉडी, जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए यू शुड मेंटेन क्लीननेस. पर्सनल हाइजीन का ठीक तरीके से ध्यान रखना है. दे शुड अवॉइड द यूजेस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल. इस एज में भी कई सारे जो हॉर्मोन्स इस तरीके से रिलीज हो रहे होते हैं कि वी आर एक्सट्रीमली टेंड टू ट्राई न्यू थिंग्स इन आवर लाइफ, लाइक हम सिगरेट पीना ट्राई करना चाहते हैं, अल्कोहल को ट्राई करना चाहते हैं. तो वी शुड अवॉइड डूइंग ऑल दोस थिंग्स. शेयरिंग ऑफ syringes ड्यूरिंग ड्रग अब्यूज लीड्स टू स्प्रेड ऑफ HIV वायरस कॉज एड्स. जो सिरिंजेस होते हैं उसको एक एक पेशेंट के में यूज किया और वही सिरिंज अगर दूसरे पेशेंट में यूज कर देते हैं देन इट लीड्स टू द स्प्रेड ऑफ HIV वायरस विच कॉजेज एड्स. एड्स बीमारी हो जाती है HIV वायरस के कारण. AIDS is also caused by unsafe sexual contact and from infected mother to her infant through milk. Now let's move to the next chapter, that is we have chapter number 18, pollution of air and water. So हमने ये चैप्टर ठीक तरीके से देख लिया. चैप्टर नंबर 10, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस. आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आपने नोट ठीक तरीके से बना लिए होंगे.
हर एक चैप्टर के ये है, 1-2 पेज का, मैक्सिमम 3 पेज का ही होगा ये। तो आपको तीन तीन पेज का ठीक है, एक चैप्टर का अगर नोट्स बन रहे हैं तो आप ठीक तरीके से इनके नोट्स बना लें। और फिर अगर आप अपना नोट्स बनाओगे तभी आपको ठीक तरीके से समझ आएगा और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव चैप्टर नंबर 18, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। एटमोसफेयर। एटमोसफेयर क्या होता है? द लेयर ऑफ एयर प्रेजेंट अराउंड द अर्थ, it is composed of, atmosphere is the layer of air present around the earth, and it is composed of 78% of nitrogen, 21% of oxygen, and 1% other gases such as carbon dioxide, ozone, water vapor, methane, etc. And the source of air pollution are water, power plants, factories, automobiles. जो एयर पोल्यूशन होते हैं इसके कौन कौन से सोर्स हैं? लाइक पावर प्लांट है जिसमें से एयर पोल्यूशन निकलता है, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं उसमें से एयर पोल्यूशन होता है, ऑटोमोबाइल्स, बहुत सारी गाड़ियां हैं रोड पे जिसमें से बहुत सारे पोल्यूशन निकलते हैं, बर्निंग ऑफ फायर वुड आल्सो कॉल्ड कॉज द एयर पोल्यूशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, जिनकी वजह से जो एयर पोल्यूशन होता है उसके अंदर क्या क्या पॉल्यूटेंट्स होते हैं, क्या क्या एलिमेंट होते हैं जिसकी वजह से हम उसको कहते हैं कि एयर पॉल्यूट हो गया। कार्बन मोनोक्साइड। Carbon monoxide is a colorless poisonous gas produced from incomplete burning of fossil fuels. It reduces the oxygen carrying capacity of the blood. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्बन मोनोक्साइड। आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी इस कार्बन मोनोक्साइड की बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो आप इस कार्बन मोनोक्साइड को आप ठीक तरीके से समझो कि कार्बन मोनोक्साइड होता क्या है। इट इज अ कलरलेस पॉइजनस गैस, ये एक पॉइजनस गैस होता है और ये कलरलेस होता है। ऐसा नहीं कि ब्लैक कलर का दिखेगा, फॉर एग्जांपल धुआं वगैरह दिख जाते हैं हमें, तो ये धुआं की तरह ऐसे दिखेगा नहीं। इट इज कलरलेस। इट इज कॉज्ड प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो भी लकड़ियां वगैरह होती है, जो भी फॉसिल फ्यूल हैं, वो इनकम्प्लीट तरीके से जले। फॉर एग्जाम्पल इनकम्प्लीट तरीके से जलने का मतलब है मतलब है कि इसको ठीक तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिला। अगर ये बर्निंग हैपन हो रही है, आप उसको बंद कमरे में, कमरे को ठीक चारों तरफ से बंद कर दो और किसी आग को जलाओ। तो ऐसा तो नहीं है कि वो आग एकदम से बंद हो जाएगा, धीरे 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 करके जलता रहेगा। सो इन दैट, और फिर वो उसमें से जो धुआं निकलेगा उसे हम कहते हैं कार्बन मोनोक्साइड। एंड इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। अगर आप उस कमरे में बैठे हो और उसको सांस ले रहे हो, देन यू विल रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। जो आपकी जो ब्लड होती है उसके अंदर ऑब्वियसली हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन बाइंड होता है उस ब्लड में, और उसके बाद फिर हमारे सारे बॉडी पार्ट में जाता है। इस तरीके से चलता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है आपकी ब्लड में मिलके उसको ऑक्सीजन बाइंड करने की जो क्षमता होती है, उसकी कैपेसिटी होती है, उसको रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। और हमने कई सारे केसेस देखे हैं न्यूज़पेपर में आए दिन, जो सर्दियों में लोग घर में बंद, घर को चारों तरफ से बंद कर देते हैं और अंदर वो आग जला लेते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सारी मौतें होती रहती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को आप ठीक तरीके से पढ़ ले। सल्फर डाइऑक्साइड is produced from combustion of fuel and cause respiratory problem including permanent lung damage. It causes formation of acid rain. So obviously ये सल्फर डाइऑक्साइड है जिसकी वजह से एसिड रेन होता है। ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है इंसान के अंदर, विच इंक्लूड्स परमानेंट लंग डैमेज कर सकता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड produced from incomplete burning of fuels and cause respiratory problem. It causes the formation of acid rain too. And after that we have chlorofluorocarbons, CFCs का नाम सुना है आपने? These are released from the refrigerator, air conditioners and aerosol sprays and cause damage to the ozone layer resulting in the formation of ozone hole. And then we have some suspended particle matters, like these are produced during the burning of fossil fuel plant, mining, steel making and other industrial processes, and comprises of tiny particles. ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं हम हवा के अंदर, माइनिंग जो
माइनिंग वगैरह चल रही होती है, कोयले की खदान से स्टील मेकिंग प्लांट होते हैं, तो इन इनके आसपास का जो एरिया होता है वो बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड होता है बिकॉज ऑफ दो सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर्स विच रिमेन सस्पेंडेड इन एयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक कई हफ्तों तक रह जाते हैं वो हवा में सस्पेंडेड, जब तक बारिश वगैरह नहीं होती वो जमीन पे नहीं आते। एंड एक और अच्छा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज एसिड रेन, एसिड रेन क्या होता है। एक ऊपर डेफिनेशन लिखा होगा एसिड रेन का, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू चूज एसिड रेन। सो एसिड रेन इज फॉर्म्ड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर रिएक्ट विद वाटर ड्रॉपलेट टू फॉर्म नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। जो एयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ये वाटर ड्रॉपलेट जो होते हैं छोटे छोटे, उसके साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को क्रिएट करता है, उसको प्रोड्यूस करता है, which causes the corrosion, which causes the acid rain, and because of this acid rain it has caused corrosion of marble of Taj Mahal। जो ताज महल है उसके अंदर, उसके ऊपर येलोइश सा हो गया है रिसेंटली कुछ सालों में, तो ये हुआ है एसिड रेन की वजह से। एंड नाउ वी हैव ग्रीन हाउस इफेक्ट। The trapping up of reflected solar radiation by Earth's atmosphere and gradual heating up is known as greenhouse effect. जो first of all, let me tell you how does this greenhouse effect in my own word. उसके बाद हम इस डेफिनेशन को देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने तरीके से समझा देता हूँ कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सनलाइट्स होती हैं, ये सूर्य की जो किरणें होती हैं ये धरती के ऊपर पड़ते हैं, राइट। और फिर ऑब्वियसली धरती के ऊपर कोई भी जो सनलाइट है, ये धरती सारी सनलाइट को पूरी तरीके से अब्जॉर्ब नहीं करती, कुछ अब्जॉर्ब करती है और कुछ, और बहुत सारे जो होते हैं उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। तो जो वापस जा रही होती हैं किरणें, सूर्य की किरणें धरती से टकरा के, वो वापस फिर एटमॉस्फेयर से होके ही जाएंगी ऊपर। तो जो वापस जा रही होती हैं उसको ट्रैप कर लेते हैं ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बहुत तरीके के जो गैसेस होते हैं, उसमें से जो मेन होता है, मेन वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ये वाटर वेपर्स। ये जो होते हैं ये गैसेस, ये वापस आ रही किरणों को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से, और ऑब्वियसली अगर आप बहुत सारी किरणों को अपने अंदर ट्रैप करोगे तो अब तो गर्मी तो होगी, हीट अप तो हो ही जाएंगे, और इस पूरे प्रोसेस को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। सो दैट्स व्हाट इट इज सेइंग, द ट्रैपिंग अप ऑफ रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशंस बाय अर्थ एटमॉस्फेयर एंड ग्रेजुअल हीटिंग अप इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। नाउ ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से होते हैं? These are the gases which trap the solar radiation and prevent them from escaping into the atmosphere are carbon dioxide, methane, nitrous oxide, water vapors। ये सारे गैस होते हैं, कुछ वाटर वेपर भी होते हैं जो कि अपने अंदर उन सोलर रेडिएशंस को ट्रैप कर लेते हैं। नाउ वी हैव ग्लोबल वार्मिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग। द ग्रेजुअल वार्मिंग ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर बाय द इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। ये एक ग्रेजुअल वार्मिंग अप है, जो भी हमारे जो अर्थ एटमोस्फेयर है उसका जो धीरे धीरे करके ये वार्म अप हो रहा है, धीरे धीरे करके गर्म हो रहा है बाय द इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देयर इज एन इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन दैट अर्थ एटमोस्फेयर। The carbon dioxide level in atmosphere is increased due to the various human activities such as deforestation and burning of fossil fuel। Obviously जो burning of fossil fuel होते हैं वो बहुत सारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो अब हम डिफोरेस्टेशन कर देते हैं, लाइक बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं उसको काट देते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ ट्रीज कम हो जाते हैं
और जिसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाते। और कार्बन डाइऑक्साइड जब कोई लेने वाला होगा नहीं तो ऑब्वियसली वो धीरे 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 करके बढ़ता ही रहेगा। तो इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। Prevention of air pollution. What can be done to prevent the air pollution? Use of clear fuels like CNG, LPG को अगर हम यूज करें तो हम इस तरीके से एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। अनलीडेड पेट्रोल इन द पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में हम अगर CNG, LPG को, अनलीडेड पेट्रोल होता है उसको हम यूज कर सकते हैं पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में। यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स इन एनर्जी सच एज सोलर, विंड एंड हाइडल एनर्जी। जो रिन्यूएबल जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, फॉर एग्जांपल सोलर, विंड और हाइडल एनर्जी। आई डोंट नो ये हाइडल एनर्जी क्या होता है, अगर आपको पता है आप कमेंट पे मुझे भी बताओ। तो ये सोलर विंड एनर्जी होते हैं, इसको हम, ये रिन्यूएबल सोर्स होते हैं, ये कभी खत्म नहीं होने वाले। सूर्य की किरणें तो कभी खत्म हो नहीं सकती, हवा चलना कभी बंद हो नहीं सकता। तो इसका इससे हमें पता है कि सोलर पैनल लगवा के बिजली बनाई जा सकती है, तो उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करें। विंड मिल का इस्तेमाल किया जा सकता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एंड आफ्टर दैट वी हैव प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज टू प्रिवेंट द पोल्यूशन सो दैट दे कुड take up all the carbon dioxide from the atmosphere and give out all the oxygens which we require actually. Prevent burning of dry leaves and use them in composting. And after that we have water pollution. Mixing of harmful substances in water such as sewage and toxic chemicals so that its physical and chemical properties get altered and it becomes टॉक्सिक फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो वाटर पोल्यूशन होते हैं ये एक्चुअल में क्या होते हैं, इसको हम दोबारा से ठीक तरीके से देखते हैं। मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन वाटर, जो वाटर के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस को हम मिक्स करते हैं सच एज सीवेज एंड टॉक्सिक केमिकल। जो गटर का, नाली का पानी होता है उसको डायरेक्टली हमें रिवर में नहीं छोड़ना चाहिए, उसको डायरेक्टली रिवर में छोड़ दिया जाता है, समुद्र में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से ये वाटर उन वाटर के साथ मिक्सअप होके उस वहाँ पे वाटर पोल्यूशन का काम करते हैं। टॉक्सिक केमिकल्स जो कि जनरेट होते हैं फैक्ट्रीज में, केमिकल्स, खतरनाक केमिकल्स होते हैं, उनको भी डायरेक्टली रिलीज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। सो दैट इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जो वाटर की फिजिकल H2O होती है वाटर, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। अगर आप H2O जो कि वाटर है उसके अंदर आप सल्फ्यूरिक एसिड मिला दोगे तो ऑब्वियसली वो H2O नहीं रह जाएगा, वो सिर्फ वाटर नहीं रह जाएगा, वो एक एसिडिक वाटर बन जाएगा। तो इसी तरीके से जो डिटर्जेंट होते हैं, डिटर्जेंट पाउडर होते हैं, उनको भी डायरेक्टली थ्रो कर दिया जाता है वाटर बॉडीज में, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन का एक कारण बनता है। एंड वी हैव सम वाटर पॉल्यूटेंट। वाटर पॉल्यूटेंट वो होते हैं दो सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट वाटर विच आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट। एंड सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन इन गंगा रिवर, जो गंगा हमारी रिवर है उसमें वो अब वो पोल्यूट हो चुकी है। तो वो क्यों पोल्यूट हो चुकी है, उसके अंदर मतलब क्या क्या पॉल्यूटेंट्स हैं उसके बारे में हम जानते हैं। अनट्रीटेड डिस्चार्ज फ्रॉम टेक्सटाइल, पेपर एंड शुगर मिल्स एंड ऑयल रिफाइनरीज। Disposal of agricultural discharge from nearby field which is rich in pesticide, weedicide into river। जो एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं कई तरीके के पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, फर्टिलाइजर्स खतरनाक वाले, वो सारे डायरेक्टली रिवर में थ्रू कर दिए जाते हैं वॉश अवे करके, तो जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट हो जाता है गंगा। एंड फ्लो ऑफ अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज, जो गटर के जो पानी होते हैं उसको भी डायरेक्टली रिवर में थ्रो कर दिया जाता है, जिसकी वजह से गंगा रिवर पोल्यूट हो चुकी है। क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज इनटू रिवर, डेड बॉडीज को डायरेक्टली रिवर में बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से भी which is also a very big problem that we are facing। एंड आफ्टर दैट वी हैव इमर्सन ऑफ आइडल्स, जो मूर्ति विसर्जन किए जाते हैं, फ्लावर्स, गार्बेज, पॉलीथीन बैग्स, सब कुछ डाल दिया जाता है रिवर्स में, जो कि ऑल्सो विच इज ऑल्सो बिग प्रॉब्लम why we have polluted air and a very big river like Ganga।
and also we have some industrial waste. Now agricultural waste क्या होते हैं? Rich in agricultural pesticide, weedicide, and which causes groundwater pollution and an increase in the population of algae and water resulting in eutrophication. जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट्स जस्ट कीप इट असाइड, आई डोंट थिंक ये एग्जाम में आएगा. पोर्टेबल वाटर ये आ सकता है एग्जाम में. पोर्टेबल वाटर, वाटर दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर. वेरी सिंपल डेफिनेशन. जो हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे पोर्टेबल वाटर भी कहा जाता है. Method of obtaining portable water. Physical method is like boiling of water, use of domestic filters such as candle type filter, and after that we have some chemical method, use of chlorine tablet in order to make water potable water. And after that we have prevention of water pollution. How can we prevent the water pollution? Proper treatment of industrial waste and domestic waste before its disposal into the river. हम रिवर में डिस्पोज करने से पहले उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दें अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट की, उन केमिकल्स की, तो वाटर पोल्यूशन से हम बच सकते हैं, वाटर पोल्यूशन को हम रोक सकते हैं. स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज इन इंडस्ट्रियल यूनिट. जो एनवायरमेंटल लॉज होती हैं उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करें अगर हम, कि कौन सी फैक्ट्रीज को कितना वाटर पोल्यूट करने का राइट है, उसको ठीक तरीके से अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो हम वाटर पोल्यूशन को एक हद तक रोक सकते हैं, उसको कंट्रोल में ला सकते हैं. वाटर को अगर हम रीयूज करें तब भी हम वाटर पोल्यूशन को बचा सकते हैं. फॉर एग्जांपल जो अगर हम कपड़े धोते हैं वो पानी को अगर हम बाथरूम में इस्तेमाल करें तो इस तरीके से हम रीयूज कर सकते हैं पानी को. फ्लश करने के लिए जो बाथरूम में फ्लश के लिए पानी यूज होता है उसको हम जो धुले हुए कपड़े हैं उसके उस पानी को यूज कर सकते हैं ऑब्वियसली. तो हम वाटर को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं. प्रिवेंटिंग वेस्टेज ऑफ वाटर, वाटर को वेस्ट होने करने से बचाना है, so that we can prevent the water pollution. आई होप आपको इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक्स थे मैंने वो सारे डिस्कस किए. आप एक नज़र दोबारा से मार लो और ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, नहीं तो आप एक दो बारी देख लो, क्योंकि आपके पास एक दो दिन का टाइम है बस. आप एक दो बारी वीडियोस ही देख लोगे तब भी आपको समझ आ जाएगा. तो मैं आपको ये दो सलाह देता हूँ, या तो आप इनको नोट डाउन कर लो या फिर आप इसी को एक दो बारी देख लो, सो दैट आपको ठीक तरीके से समझ आ जाए, कोई भी टॉपिक छूट ना जाए. And after that we have chapter 17, that is stars and solar system. All natural object in the sky are celestial object. First of all you need to know that कि celestial object होते क्या है. जितने भी आपको आसमान में चीजें दिख रही हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारे, कुछ भी हो, उसको celestial object कहा जाता है. न्यू मून डे किसे कहते हैं? when moon is not visible. when moon is not visible it is called new moon day. फुल मून डे किसे कहा जाता है? व्हेन फुल मून इज विजिबल इट इज कॉल्ड फुल मून डे. चंद्रमा की रात. और चंद्रमा कह रहा हूं मैं. ये हो गया अमावस्या की रात और ये हो गया पूर्णिमा की रात. पूर्णिमा, अमावस्या इसको हिंदी में कहते हैं. Now the gap between consecutive new moon day and full moon day is of 15 day. हर 15 दिन बाद ये अमावस्या और चंद्र और ये मैं हिंदी में नाम भूल जाता हूँ यार, अमावस्या और ये पूर्णिमा का खेल चलता रहता है हर 15 दिन बाद. आप ये डायग्राम को ठीक तरीके से देख सकते हो वीडियो पॉज करके. Rational period and revolution period of moon are the same, almost 29 days. मून सरफेस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एटमोसफेयर वन कैन नॉट हियर एनी साउंड ऑन द मून. आप मून पे
आपस में बात नहीं कर सकते। जिस तरीके से आप यहाँ पे धरती पे बैठ के बातें कर सकते हो, उस तरीके से आप मून पे के सरफेस पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। और हमें पता है एटमॉस्फेयर में हवा होती है, और हवा के जरिए ही साउंड ट्रेवल करता है। तो जब हवा ही नहीं होगी तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगा, और साउंड ट्रेवल नहीं करेगा एक जगह से दूसरी जगह, तो आप आवाज भी नहीं सुन पाओगे एक दूसरे की। नाउ नेक्स्ट, all stars emit their own light. In daytime stars are not visible because of the bright sunlight. जो स्टार्स होते हैं उसमें से 24 घंटे लाइट आती रहती है। स्टार्स होते हैं अपनी जगह पे, वो कभी छिपते नहीं। अगर आप अभी आप दिन में देखोगे तारों को तो आप देख नहीं पाओगे उन्हें, क्योंकि ये जो सनलाइट है ये बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, जिसकी वजह से वो छुप जाते हैं दिन में। और रात में जब सनलाइट नहीं होता तो वो लाइट वो स्टार्स को आप देख पाते हो। द बिगेस्ट स्टार दैट कैन बी सीन इज द सन। सन इज ऑल्सो स्टार। वो सबसे पास में है इसलिए वो सबसे बड़ा दिखता है। स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, जिसकी वजह से हमें सन ईस्ट टू वेस्ट दिखता है। ठीक है। कॉन्स्टेलेशंस, ग्रुप ऑफ स्टार ऑफ पर्टिकुलर शेप इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। आपने ये देखा होगा लियो मेजर, ओरियन, कैसिपेरिया। तो इनको जो जो भी होते हैं ना आसमान में तारे कोई पैटर्न बना रहे होते हैं, उसको हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो यू कैन लीव इट। ऑर्बिट क्या होता है? कोई भी प्लैनेट किसी डेफिनेट पाथ पे सूर्य के चक्कर लगाती है, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सूर्य है, और ये ऑर्बिट हो गया। यहाँ पे पृथ्वी है, पृथ्वी इसके चक्कर लगा रही है सूर्य के। तो ये जो रास्ता है, ये पाथ है, इसको हम ऑर्बिट कहते हैं। टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन पीरियड। यानी कि और हमारे अर्थ का रिवोल्यूशन पीरियड कितना है? 365 दिन और कुछ 6 घंटे के आसपास। तो एक पूरा सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने के में जो टाइम लगता है उसको रिवोल्यूशन पीरियड कहते हैं। और रोटेशन पीरियड, ये एक्चुअल में ऐसे ऐसे भी गोल गोल घूम रहे होते हैं और ऐसे ऐसे भी गोल गोल घूम रहे होते हैं। तो ऐसे ऐसे एक चक्कर लगाने को रोटेशन कहा जाता है। टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रोटेशन। हमारे पृथ्वी का रोटेशनल पीरियड ये 24 घंटे का है। एक रोटेशन लगाने में इसको 24 घंटे लगते हैं, और पूरा एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैव सम इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। आप इसको देख लें, जो सूर्य के पास में होते हैं उनको इनर प्लैनेट कहा जाता है, और सूर्य से जो दूर होते हैं उनको आउटर प्लैनेट कहा जाता है। आप इनको एक बार रीड कर लें। ठीक तरीके से आप इसको रीड कर लें। एंड आफ्टर दैट वी हैव एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट फाउंड इन लार्ज नंबर बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। जो मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे रॉकी ऑब्जेक्ट हैं उसको एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। एंड आफ्टर दैट वी हैव कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं? हाईली एलिप्टिकल ऑब्जेक्ट होते हैं ये। It has have a bright head and long gaseous tail which always directed away from sun. Halley's comet appear after every 76 years. And after that we have meteors and meteoroids, meteorites. आप इनको खुद से एक बार रीड आउट कर लो। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं? revolves around the sun, used for weather forecasting, remote sensing, communication system. आजकल तो हर देश का अपना एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। अमेरिका के पास तो कितने ही सैकड़ों से आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। इंडिया के पास है, रशिया के पास, चाइना के पास, लगभग हर देश के पास आजकल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज लाइट। अब हम लाइट चैप्टर की डिस्कशन करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ये जो एंगल आई है इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल आर. And image formation by a plane mirror. Image formed in image formed is virtual and of same size as that of object. जो image होती है वर्चुअल इमेज होती है उस एक प्लेन मिरर के अंदर जो मिरर के अंदर जो वर्चुअल इमेज बनती है और जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वो सेम होता है. द इमेज इज लिटरली एंड इन्वर्टेड. रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन. अगर ये दोनों एंगल यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींच दूं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ तो ये एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा. और अगर ये प्लेन सरफेस है तब भी ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा. और अगर ये ऐसे उबड़ खाबड़ जैसी जगह है तो यहाँ पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा. अगर मैं यहाँ पे ऐसे सीधी लाइन खींचूं तो ये यहाँ पे कुछ और एंगल बनेगा और यहाँ पे कुछ और एंगल बनेगा. एंड आफ्टर दैट वी हैव kaleidoscope. Kaleidoscope works on the theory of multiple reflection which forms beautiful patterns. इसके ऊपर आपको शायद अगर आपकी ऑफलाइन क्लासेस हो रही होंगी तो आपको इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट मिला होगा कैलाइडोस्कोप बनाने के लिए. आपकी क्लास में किसी बच्चे ने कैलाइडोस्कोप बना के भी लाया होगा. सनलाइट कंसिस्ट ऑफ सेवरल कलर्स. स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्सन. ये इंपॉर्टेंट है. डिस्पर्सन किसे कहते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्सन. एंड after that we have human eye. Image forms on retina. Iris controls the size of pupil. Pupil controls the amount of light. Optic nerves sense the image and send it to brain, and the junction of optic nerve and retina is called blind spot. सबसे पहले क्या होता है? हमारे रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है, ये तो हमें पता है. आइरिस जो है ये कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को, एंड प्यूपिल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट that enters inside our eye. And after that we have impression of an image persists of 16 seconds in our brain. Vitamin A, raw carrot, broccoli, green vegetable, cod liver oil, etc. is necessary for good vision. So you should consume this raw carrots, broccoli, green vegetable in order to have a very good vision. Braille system is very helpful for visually challenged person for reading. जो ब्रेल सिस्टम होती है ये विजुअली चैलेंज पीपल होते हैं जो लोग देख नहीं सकते ठीक तरीके से, वो उनके लिए पढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए ब्रेल सिस्टम बनाया गया है सो दैट दे कैन रीड. अपने हाथों से महसूस करके रीड कर सकते हैं. एंड इस वीडियो के लिए इतना ही. अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के, जिसमें कि हम बाकी के चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे.